नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ट्रांसफार्मर। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये अपना ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चाहे किसी भी प्रकार की कोई कंपनी हो, उसका एक अपना एक पावर हाउस बना हुआ होता है, एक अपना एक ट्रांसफार्मर के लिए जो है एक यार्ड बना हुआ होता है, या अपना एक ट्रांसफार्मर होता है जो सप्लाई की आपूर्ति जो है उसको कंप्लीट मशीनरियों में या किसी कंपनी फैक्ट्री में कंप्लीट देने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो है अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहले परिचय में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ट्रांसफार्मर के परिचय की। ट्रांसफार्मर परिचय। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है वो आप सबको पता है कि ये एक स्थैतिक युक्ति है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि यह एक स्थैतिक युक्ति है। दोस्तों, यहाँ स्थैतिक युक्ति का मतलब ये है कि स्थिर रहने वाली है। स्थैतिक युक्ति है जो ऊर्जा को या वैद्युतिक ऊर्जा को लिख दूं यहाँ पर मैं, जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। दोस्तों, यह एक स्थैतिक युक्ति है, यानी एक स्थिर रहने वाली युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या करती है, स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है। और ट्रांसफर करती है इसीलिए इसको ट्रांसफर कहा गया, इसीलिए इसको ट्रांसफार्मर कहा गया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर ये आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। ट्रांसफर का मतलब है स्थानांतरित करना और ट्रांसफार्मर का मतलब है स्थानांतरित करने वाला। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता हो कि ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफर करने वाला है। और किसका ट्रांसफर करने वाला है? वैद्युतिक ऊर्जा का ट्रांसफर करने वाला है। कहाँ ट्रांसफर करने वाला है? एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करने वाला है। तो यहाँ आप जो है परिभाषा जो पढ़ रहे हो, ये परिभाषा है इसकी, जो परिचय में आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो परिभाषा पढ़ रहे हैं कि यह एक स्थैतिक युक्ति है जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित करने का कार्य करती है। दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य जो होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करना है। दोस्तों, यहां ट्रांसफार्मर का जो मुख्य कार्य जो है वो क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करना और वोल्टेज को स्टेप डाउन करना।
दोस्तों इसी चीज को मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, आप सबको पता होना चाहिए, अपचयन और उच्चायन। अपचयन और उच्चायन। अपचयन जो होगा दोस्तों यहां पर वो होगा स्टेप डाउन, और उच्चायन जो होगा वो होगा स्टेप अप। तो ट्रांसफार्मर जो है उसका मुख्य काम क्या है? वोल्टेज को स्टेप अप करना और डाउन करना। दोस्तों कई बार जो है इसको इस वे में भी अपन पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है वो करंट को क्या कर रहा है? स्टेप डाउन कर रहा है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है वो करंट को जो है वो क्या कर रहा है? अप कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप होता है वही ट्रांसफार्मर करंट स्टेप डाउन होता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप होता है, यानी जो वोल्टेज को अप करेगा वो करंट को क्या करेगा? डाउन करेगा। अभी पढ़ेंगे अपन कैसे। पहले मैं एक और लाइन लिखता हूं यहां पर। दूसरी बात जो है दोस्तों वो ये है कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन होता है वही ट्रांसफार्मर करंट स्टेप अप होता है। कैसे दोस्तों? यहां पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए ये आपके पास में कोई ट्रांसफार्मर था। पहले मैं बात करना चाहूंगा वोल्टेज स्टेप अप की। तो वोल्टेज स्टेप अप है, जाहिर सी बात है सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसमें टर्नों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मान लीजिए यहां पर जो है इसका मैं मानता हूं कि ये 1 kVA का था। तो 1 kVA का था तो मैं P बराबर VI एक बार के लिए लिख देता हूं। यहां पर 1000 लिखूंगा। मान लीजिए वोल्टेज का मान जो था वो था आपके पास में 200। तो जाहिर सी बात है करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों गुणा होंगे तब कितना आ जाएगा? 1000 बराबर 1000। इसका मतलब ये हुआ कि ये वोल्टेज इधर मिल रहा है आपको 200 वोल्टेज और 5 एम्पियर। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि आपने इसको स्टेप अप कर दिया और स्टेप अप करके आपने वोल्टेज को क्या कर दिया है? 400 कर दिया है। तो वोल्टेज को जब आप 400 कर दिए हो तो जाहिर सी बात है करंट जो है वो कितनी हो जाएगी? यहां पर 400 वोल्टेज कर रहे हो तो करंट आधी रह जाएगी। अब तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब वोल्टेज को 200 वोल्ट से 400 वोल्टेज करते हो, इसका मतलब आपने वोल्टेज को स्टेप अप किया है। तो उस समय ट्रांसफार्मर जो है उसकी करंट जो है वो स्टेप डाउन हो जाएगी, यानी 5 एम्पियर से जो है वो अब 2.5 एम्पियर ही रह जाएगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप अप होते हैं वही ट्रांसफार्मर करंट स्टेप डाउन होते हैं। और इसी प्रकार से मैं यहां पर भी पढ़ सकता हूं कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन होते हैं, मान लीजिए यहां पर मैं वोल्टेज वापस से डाउन करता हूं और वापस से मैं यहां पर डाउन करके लिख देता हूं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने कि ये जो है वो वापस 200 वोल्टेज हो गया, यानी 400 वोल्टेज से मैंने क्या कर दिया? इसको 200 वोल्टेज कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया? वोल्टेज स्टेप डाउन किया है।
तो वोल्टेज स्टेप डाउन किया तो करंट जो है दोस्तों वो 2.5 से कितनी हो जाएगी, वापस से 5 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि पावर तो सेम रहती है, पावर का स्थानांतरण सेम है, लेकिन आप वोल्टेज को कम ज्यादा करते हो तो करंट भी कम ज्यादा होती है। मतलब सीधा सा है कि आप वोल्टेज स्टेप डाउन कर रहे हो, 200 400 से 200 कर रहे हो, तो करंट स्टेप क्या होगा, अप होगा। इसका मतलब 2.5 से आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 5 एम्पियर कर दोगे। तो दोस्तों ये एक बेसिक जानकारी थी ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति यानी इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है, ये स्थिर रहने वाला होता है, जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। और दूसरी बात यह पढ़ी आपने कि इसका जो मुख्य कार्य है वो वोल्टेज को स्टेप अप करना और डाउन करना है। तो आपने पढ़ा यहाँ पर कि अपचयन यानी स्टेप डाउन होता है और उच्चयन यानी स्टेप अप होता है। और फिर आपने यहाँ पर पढ़ा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज स्टेप अप जो है वही ट्रांसफार्मर जो होगा वो करंट स्टेप क्या होगा, डाउन होगा। और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेप डाउन है तो जाहिर सी बात है वो करंट का स्टेप क्या करेगा, अप करेगा। आगे फिर और जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है, अपितु वाइंडिंग जल भी सकती है। दोस्तों यहां दोनों बातों को ध्यान से समझें। एक बात तो अपने को यहां पर बताई गई है कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल और केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है, और जो दूसरी बात जो अपने को बताई गई है यहाँ पर वो है कि डीसी सप्लाई पर एक तो कार्य नहीं करता, और दूसरी बात यह भी है कि डीसी सप्लाई के ऊपर वाइंडिंग जल भी सकती है। दोस्तों इन्हीं बातों को अपन समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल एसी की सप्लाई पर ही क्यों काम करता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, जो कुछ इस प्रकार से कोर होगी, मान लो ये आपके पास में जो है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनी हुई कोई कोर है, और इस कोर के ऊपर जो है दोस्तों आपने वाइंडिंग कर रखी है। आपने इस प्रकार से जो है इसके ऊपर वाइंडिंग लपेट दी है। ये वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी का काम करेगी, यानी जिसको सप्लाई से हम जोड़ते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अभी हम और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही यहां पर जो है दोस्तों आपने जो है वो दूसरी वाइंडिंग जो है इस प्रकार से यहां पर लपेट दी है। ये वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग वास्तव में वो होती है जो लोड से जुड़ती हो। तो सेकेंडरी वाइंडिंग इधर लोड से जुड़ेगी और प्राइमरी जो है यहाँ पर सप्लाई से जुड़ेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर एसी की सप्लाई दोगे, इसको एसी सप्लाई देंगे आप, तो जाहिर सी बात है कभी इधर एन बनेगा, कभी एस इधर बनेगा। अगले ही क्षण दोस्तों आपको पता है कि यहां पर एस बनेगा और यहां पर एन बनेगा। ऐसे ही अगले ही क्षण फिर से यहां पर एन बनेगा, फिर से एस बनेगा। तो जाहिर सी बात है एक तरह से प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। जब यहाँ एन बनता है, यहाँ एस बनता है, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सप्लाई यहां पर जब एन बनता है, यहां पर एस बनता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएगी, और अगले ही क्षण यहाँ पर एस और यहाँ एन होगा, तो एन से एस की ओर बल रेखाएं जो है कुछ इस प्रकार से जाएगी। बार बार बल रेखाएं के आने से जाने से क्या होता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग का छेदन हो जाता है, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जो है इसका छेदन होने से इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। दोस्तों ये स्थैतिक प्रकार से पड़ी हुई थी, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं था, फिर भी इसके अंदर जो है वो एक ईएमएफ पैदा हो गया है। कैसे पैदा हो गया है? क्योंकि यहां पर प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, और प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को आपने रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका छेदन होगा, और फैराडे के नियम के अनुसार जो है इसमें ईएमएफ पैदा होगा, और पैदा ईएमएफ जो है उसको आप लोड से संयोजित कर देंगे।
यहां आपने एसी की सप्लाई दी, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना, छेदन के परिणाम स्वरूप यहां पर ईएमएफ पैदा हो गया, पैदा ईएमएफ आपने लोड को दे दिया। तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर केवल एसी की सप्लाई पे इसलिए काम कर रहा है क्योंकि एसी के ऊपर प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से दूसरी कुंडली का छेदन हो रहा है, और छेदन से जो है इसमें ईएमएफ पैदा हुआ है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं डीसी की। मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई मैंने कोर तैयार कर ली है, और इस कोर के ऊपर जो है मैंने वाइंडिंग लपेट दी है, ये प्राइमरी हो गई है, और इसी प्रकार से मैंने इधर की साइड में जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट दी है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूं, प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको मैं एसी की सप्लाई की जगह डीसी की सप्लाई दे रहा हूं यहां पर। दोस्तों मैं जैसे ही डीसी की सप्लाई दूंगा तो यहां पर एन बनेगा और यहां पर एस बनेगा, और यहां एन और यहां एस बनेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये बल रेखाएं जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगी एन से एस की ओर, लेकिन एक बार ही आएगी, क्योंकि अगले क्षण भी आप सबको पता होना चाहिए कि डीसी के अंदर जो है वो दिशा एक ही रहने वाली है। तो ऐसे में बार बार जो है वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार का कोई छेदन नहीं होने वाला, या सेकेंडरी का कोई छेदन नहीं होने वाला, तो यहां पर कोई ईएमएफ भी पैदा नहीं होने वाला है। दोस्तों यहां पर एक बात और होने वाली है कि यहां आपने जो डीसी सप्लाई दी है उस डीसी सप्लाई को हो सकता है कि ये वाइंडिंग सहन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि एसी की सप्लाई तो इसलिए सहन कर ली गई क्योंकि यहां पर इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जो था वो पैदा हो गया था, और इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा होने के कारण जो आपने आरोपित की है सप्लाई, उससे वापस भी विरोध होकर के वो सप्लाई कम रह गई है। लेकिन यहां पर इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान दोस्तों शून्य है। ऐसे में आप जैसे ही पूरा वोल्टेज देते हो तो प्रतिरोध का मान जो होगा वो कम होगा, और प्रतिरोध का मान कम होने से करंट का मान ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट के मान पर दोस्तों ये जल भी सकती है। तो इसलिए आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी की सप्लाई पर कार्य करता है, और यदि आप डीसी देंगे तो वो कार्य नहीं करेगा, उसमें कोई प्रकार का ईएमएफ पैदा नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई छेदन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये भी पढ़ी अपन ने कि वाइंडिंग जल भी सकती है, क्योंकि यहां पर इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जो है वो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि लगभग कम है, बहुत ही कम है, और बहुत कम प्रतिरोध के कारण यहां पर करंट का मान ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट के ऊपर दोस्तों ये जलने की पूरे चांस है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो आपने यहां पर पढ़ा कि ट्रांसफार्मर केवल एसी की सप्लाई पर ही कार्य करता है। यदि आपने सप्लाई बंद कर दी है तो ट्रांसफार्मर काम करना भी बंद कर देता है। दोस्तों यहां पर और अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको पढ़ना होगा कार्य सिद्धांत क्या है इसका। ट्रांसफार्मर जो है उसका कार्य सिद्धांत क्या है, कई बार पूछा भी जाता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर जो है वो भी जनरेटर की तरह ही जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लिखना चाहूंगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो लग रहा है, लेकिन उसमें भी आप जो है यहां पर लगा रहे हैं अन्योन्य प्रेरण, या फिर मैं कह सकता हूं यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है आपसे अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि आप सबको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसमें तो सेल्फ इंडक्शन भी हो सकता है और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का आपसे पूछा जाएगा
कि ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सामान्य ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर सामान्य ट्रांसफार्मर जो है वो इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर आपने पढ़ लिया हो, और ऑटो ट्रांसफार्मर में आप जब पढ़ोगे तो वहां पर तो आप सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सामान्य ट्रांसफार्मर से मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर कोई कोर है और उस कोर के ऊपर जो है वो प्राइमरी लिपटी हुई है और सेकेंडरी लिपटी हुई है। तो जाहिर सी बात है आपने यहां पर जो है वो एसी की सप्लाई दी है और इधर जो है आपने लोड लगाया है। तो यहां आपने जैसे ही सप्लाई देने से यहाँ प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र हुआ, और प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो एक कुंडली से दूसरे कुंडली के अंदर जो है वो छेदन हो गया, और छेदन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कुंडली से वैद्युतिक ऊर्जा दूसरी कुंडली में जो है वो स्थानांतरित हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, और ट्रांसफर करने वाली जो युक्ति है वो ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर आपने पढ़ा कि अन्योन प्रेरण का मतलब है एक कुंडली से दूसरी कुंडली में। यदि उसी कुंडली में हो जाती तो वो फिर स्व प्रेरण कहलाता, और वो अपन जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो एक कुंडली से दूसरी कुंडली में जो है वो वैद्युतिक ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप इसे कहेंगे अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कई बार जो है इसको सह प्रेरण भी कहा जाता है, तो ये शब्द भी आप याद रखें, अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर सह प्रेरण एक ही बात है। तो आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अन्योन प्रेरण नहीं देकर के यही आ जाए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो यहाँ लग ही रहा है, क्योंकि फैराडे ने कहा था कि चालक में से गुजरने वाली बल रेखाओं की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि ये चालक था, और इस चालक में से बार बार जो है वो बल रेखाएं जो है वो गुजर रही थी, इसका छेदन कर रही थी, इसके मान को परिवर्तित कर रही थी, इसलिए इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये फैराडे के पहले नियम में कहा गया। और दूसरा नियम आपने पढ़ रखा है कि पैदा होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है वो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पढ़ रहे थे। एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन से ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे, तो अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों यहां पर यह बात और ध्यान रखने की है कि ट्रांसफार्मर कभी भी जो है वो डीसी पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि डीसी के ऊपर जो है वो प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलता है, और प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलने से सेकेंडरी का छेदन नहीं होता है, और नहीं जब होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ईएमएफ पैदा नहीं होता है। तो ये बातें दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखनी थी। आगे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ ट्रांसफार्मर की संरचना की। तो ट्रांसफार्मर की संरचना की हम बात करें दोस्तों, तो पहली बात तो ये कि ट्रांसफार्मर आपको वास्तव में आपने देखा हो तो कैसे देखा होगा। ट्रांसफार्मर जो है आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं। ये मैं मोटे मोटे रूप से आपको इमेजिंग करवा रहा हूं कि किस प्रकार से जो है वो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देता है। दूसरी साइड में भी इस प्रकार से जो है इसके रेडिएटर होते हैं, और इधर भी ये रेडिएटर पाइप्स है एक तरह से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्हील से यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जो इसको चैनल के ऊपर आसानी से जो है मूव कराने के काम में आते हैं। और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक पाइप के साथ में एक बकोस रिले वगैरह लगी हुई होती है। यहाँ बकोस रिले है, ये वाली बकोस रिले हो गई है, जो इस टैंक के साथ में यहाँ पर भी लगी हुई होती है। और ये आपने जो है यहाँ पर छिल्ली का जेल भर के और इसका ब्रीथिंग सिस्टम बना रखा है। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको ये दिखाई देता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में जो है वो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो बुशें लगी हुई होती हैं,
अंदर की संरचना के अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, यदि 3 फेज का है तो 3 कोरों के ऊपर जो है वो अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी होंगी। यदि मैं सिंगल फेज की बात करूं तो जाहिर सी बात है इसमें इस प्रकार से कोई प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। ऊपर जो है बुश भी जो है वो 2 इनपुट के होंगे और 2 ही आउटपुट के होंगे। सिंगल फेज की जब मैं बात करूंगा तब की बात है। तो दोस्तों ये जो है एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की संरचना में बहुत सारे पार्ट हमारे को पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल इसके मुख्य मुख्य पार्ट जो हैं उनमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा ट्रांसफार्मर की संरचना। और संरचना में दोस्तों मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पर प्राइमरी की। प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एक ही बात है। आप सबको पता होना चाहिए कि जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से जोड़ते हैं, जिस वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित करते हैं, वो वाइंडिंग जो है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 वाइंडिंगें होती हैं, जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है वह वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडल कहलाती है। तो दोस्तों ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि प्राइमरी वाइंडिंग आप किसे कहेंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग में आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी वाइंडिंग को आप सप्लाई स्रोत से जोड़ते हो वो वाइंडिंग ही प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है कि जिसको आप सप्लाई से जोड़ेंगे वो कौन सी होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी। अब उसमें टर्न कम है ज्यादा है वो बातें अपने को आगे पढ़नी है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे वो वाइंडिंग क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। अब बात करना चाहूंगा मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की। यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, दूसरी वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है, लोड से भार से जोड़ा जाता है, वह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दोस्तों उसी को ही आप द्वितीय कुंडल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो आपने यहां पर पढ़ा कि ट्रांसफार्मर जो है उसमें जो संरचना आप पढ़ रहे हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो है एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग। और तीसरी दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कोर की।
कोर। आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रांसफॉर्मर की संरचना। और ट्रांसफार्मर की संरचना में आप पढ़ रहे हैं कोर। आप पढ़ रहे हैं कोर। कोर क्या होती है दोस्तों? कोर जो है वो वास्तव में स्टील की स्टंपिंग से तैयार की गई है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोर स्टील स्टंपिंग से तैयार की जाती है। कोर जो है दोस्तों वो स्टील स्टंपिंग से तैयार की जाती है, और स्टील स्टंपिंग से जो कोर तैयार की जाती है उसी कोर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा दूसरी बात, यहां पर जो दूसरी बात जो मैं है वो लिखना चाहूंगा कि कोर जो है, कोर के ऊपर प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। यहां पर लिखना चाहूंगा मैं ब्रैकेट में कि आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार से मतलब है यहां पर कि आप स्टेप अप बनाना चाहते हैं या स्टेप डाउन बनाना चाहते हैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं वोल्टेज की आवश्यकता के अनुसार, वोल्टेज की आवश्यकता के अनुसार जो है वो आप उसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न जो हैं वो लपेटेंगे। एक बार मैं यहाँ पर चित्र भी बना देता हूँ कि कोर जो है वो इस प्रकार से जो है वो स्टील की स्टंपिंग्स होती है आपके पास में, और स्टील की स्टंपिंग्स जो हैं उनको इस प्रकार से जो है आप एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट करके रिविट करके बना लेते हैं और ये बन जाती है कोर। यानी दोस्तों मेरे पास में मान लो इस प्रकार से एक पत्ती है, इसके ऊपर और रखता जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी संरचना जो है वो मेरे को मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से जो है वो कोर जो है वो एक तैयार की गई है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से बहुत सारी जो है वो पत्तियां रख करके और ये कोर जो है वो निर्मित की गई है। इस प्रकार से जो है वो दिखने में आपको दिखाई देगी कि इस प्रकार से आपने जो है वो कोर तैयार कर ली है। अब इस कोर के ऊपर दोस्तों जो है आप प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो लपेटते हैं। एक साइड में मैं प्राइमरी वाइंडिंग कर देता हूं और दूसरी साइड में जो है वो मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट देता हूं। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि जिसको लोड से संयोजित किया जाता है, जिधर लोड जुड़ा हुआ होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जिधर आपने सप्लाई जोड़ी है, खास तौर से ऐसी सप्लाई आपने जो जोड़ी है वो कौन सी साइड है? इसकी प्राइमरी साइड है। अब यहां पर बात करता हूं दोस्तों में आगे इसी से संबंधित बात है कि आपसे पूछ सकता है कि कोर के कार्य क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों कोर के जो है वो मुख्य दो कार्य होते हैं। तो यहां लिखना चाहूंगा मैं कि कोर के मुख्य कार्य, कोर के मुख्य कार्य, नंबर एक कार्य जो होगा वो चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करने का काम है। तो यहां पर मैं लिखूंगा चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण करने का कार्य, मार्ग पूर्ण करने का कार्य। ये तो दोस्तों पहला कार्य हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे कार्य की मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा कार्य जो होगा वो क्या होगा? अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना जो है वो कार्य भी किसका है? लिखूंगा यहां पर मैं
अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना। दोस्तों बात को समझो कैसे। मान लीजिए ये कोर है, आप ये कोर नहीं लगाते, सपोज करो आपने कोर नहीं लगाई, तो कोर नहीं लगाई तो जाहिर सी बात है कुछ इस प्रकार से जो है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये कोर जो है वो नहीं लगी हुई है, यहां पर जो है आपने कोर नहीं लगा रखी है। तो कोर नहीं लगा रखी है इसका मतलब सीधा सा है दोस्तों कि आपने ये जो वाइंडिंग कर रखी है इधर प्राइमरी है और इधर सेकेंडरी है, तो इसके द्वारा आपको पता है कि यहां पर प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एन से एस की ओर बल रेखाएं आएगी, इस प्रकार से आएगी बल रेखाएं। कुछ बल रेखाएं जो है वो नहीं भी पहुंच पाएगी, यानी नष्ट भी हो जाएगी। तो बात को समझे दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग कौन, तो जिस प्रकार से आप जो है, जिस प्रकार से आपने चुंबक के लेसन में पढ़ा था कि दो चुंबक है, इसमें एन है, ये एस है, यहां पर एस है, ये एन है, और यहां पर आप जो कीपर की व्यवस्था कर देते हो, जैसे आपने यहां पर कीपर लगा दिया या यहां पर कीपर लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये एन से एस की ओर बल रेखाएं इधर चली गई और एन से एस की ओर बल रेखाएं इधर चली गई, अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कि आप यदि यहां पर कोर लगा देते हैं, आप यदि यहां पर कोर लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर जो एन से एस की ओर जो बल रेखाएं जाएगी, इस कोर को माध्यम बनाते हुए अपना रास्ता जो है वो कंप्लीट करेगी। क्योंकि ये जो है कोर ये लोहे की है, सिलिकॉन स्टील की है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, यानी ये चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक रास्ते की तरह जो है वो कार्य करेगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग पूर्ण करने का काम कौन करता है, कोर। दूसरी बात है दोस्तों, अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना। दोस्तों यदि मैं कोर नहीं लगाता हूं, तो आप सब जानते हैं कि जब मैं कोर नहीं लगाता हूं तो जाहिर सी बात है मैंने ये कोर नहीं लगाई, मान लो यहां पर ये मैंने कोर हटा दी है, तो कोर जब मैंने नहीं लगाई है तो ऐसे में बल रेखाएं जो है वो इधर उधर गुजर रही है। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी बल रेखाएं सेकेंडरी में से नहीं गुजर रही है, कुछ अपना रास्ता इधर से भी पूर्ण कर रही है, कुछ जो है वो लीकेज भी हो रही है। तो संपूर्ण बल रेखाएं जो है वो सेकेंडरी में से नहीं गुजर रही है, और जब सेकेंडरी में से संपूर्ण बल रेखाएं नहीं गुजर रही है तो छेदन भी कम हो रहा है, और छेदन कम हो रहा है तो ऐसे में आपको पैदा होने वाला ईएमएफ भी कम मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपने जो है यहाँ पर कोर लगाई हुई है। कोर लगाने से क्या हुआ, आप जब कोर लगा देते हैं तो ऐसे में ये जो बल रेखाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो इधर जो है आने वाली बल रेखाएं हैं वो दूर चली जाए, इधर जो है आने वाली बल रेखाएं जो हैं वो इधर से रास्ता बनाएगी अपना, यानी बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएगी। अब बल रेखाएं सारी की सारी इस प्रकार से अपना रास्ता कंप्लीट करेगी, और सारी की सारी बल रेखाएं जब इधर से आएगी मतलब सेकेंडरी में से गुजरेगी तो ज़्यादा छेदन होगा और आपको ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोर के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है वो ये है कि एक तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग बनाने का काम किया है कोर ने, और दूसरा जो है वो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजार कर और अधिक से अधिक ईएमएफ पैदा करने में सहायता प्रदान करी है कोर ने। तो ये दो बातें आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोर जिसके ऊपर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपने लपेटी है, इसको एक लोहे के कंटेनर में आप जो है वो स्थापित कर देते हो, और वो कंटेनर जो है वो ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक कहलाता है। जैसे मैं इस स्लाइड में देख सकता हूं इसको कि यहाँ पर ये लोहे का एक कंटेनर बना हुआ था, और उसमें आपने इस कोर को, और यहाँ पर जिसपे आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की थी, इसको इस कंटेनर में आपने स्थापित कर दिया है। और कंटेनर में स्थापित कर दिया है इसका मतलब आपने इसको मुख्य टैंक में स्थापित किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण है, जो मूलभूत ट्रांसफार्मर के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो अपन पढ़ रहे हैं कि कोर होनी चाहिए,
प्राइमरी होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए, एसी की सप्लाई जो है वो होनी चाहिए। तो ये चीजें अपन पढ़ रहे हैं। अभी अपन ये नहीं पढ़ रहे कि शीतलन के लिए जो है इसके अंदर ऑयल भी भरा हुआ होना चाहिए, या फिर इसमें टेम्परेचर गेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऑयल गेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसमें बकोज रिले भी होनी चाहिए, इसमें जो है वो कंजर्वेटर भी लगा हुआ होना चाहिए। इन चीजों के बारे में दोस्तों अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अपन पावर ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में जब चर्चा करेंगे उस समय उन सब के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपको जो है यहां पर जो मूलभूत आवश्यकता थी एक ट्रांसफार्मर के लिए वो थी प्राइमरी, सेकेंडरी और कोर। इसके अलावा जो है वो एसी। मैं एक बार लिख देता हूं, ट्रांसफार्मर के लिए मूलभूत आवश्यकता। सबसे पहली बात कोर होनी चाहिए। दूसरी बात प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग होनी चाहिए। तीसरी बात एसी सप्लाई स्रोत होना चाहिए। और जब ये तीन चीजें हैं दोस्तों, जैसे ये कोर हो गई और इसके ऊपर जो है आपने प्राइमरी लपेट दी है और सेकेंडरी लपेट दी है। अब आप इसको एसी की सप्लाई देते हैं, अब आप इसे एसी की सप्लाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से बार बार प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से बलरेखाओं के आने जाने से, बार बार छेदन होने से इसके अंदर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और वो ईएमएफ जो है आप इधर लोड के साथ में लगा देंगे, और लोड के साथ में जो जुड़ती है वो सेकेंडरी और सप्लाई के साथ जुड़ती है जो प्राइमरी। तो ये जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए मूलभूत आवश्यकताएं थी। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर के बहुत सारे भाग हैं, लेकिन वो अपन जो है वो पावर ट्रांसफार्मर के भागों के बारे में जानकारी का एक अलग टॉपिक लेकर के प्रस्तुत होंगे। यहां तक अपने को जानकारी अभी प्राप्त करनी थी। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर कार्य प्रणाली की, कि ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। वैसे तो आप जो है वो अभी से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइमरी को आपने सप्लाई दी, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना, और प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से जो है वो ईएमएफ मिल गया। तो लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं यहां पर कार्य प्रणाली। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में अपन मुख्य रूप से उसकी कोर ले रहे हैं, तो ये लिख दूंगा मैं यहां पर ट्रांसफार्मर कोर, और यहां पर जो है मैं वाइंडिंग लपेट देता हूं। इसका कलर जो है वो अपन चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपने जो है इसके ऊपर वाइंडिंग लपेट दी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसी प्रकार से मैं दूसरी साइड में यहां पर जो वाइंडिंग लपेटता हूं वो मैं सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट लेता हूं। तो कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहां पर लिख भी सकता हूं मैं कि इधर जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग और इधर जो है वो ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके साथ में मैं लोड भी जोड़ देता हूं, तो ये मैंने जो है यहाँ पर लोड लगा दिया, आरएल लगा दिया, और यहाँ पर जो है मैं सप्लाई दे देता हूं। तो एसी की सप्लाई यहाँ पर मैं दे रहा हूं, एसी की मैं सप्लाई दे रहा हूं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है एक तरफ मैंने फेज से जोड़ दिया, एक तरफ मैं न्यूट्रल से जोड़ देता हूं। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है उसमें मैं सबसे पहले बात तो ये बात करूंगा कि बिना स्पर्श करें और बिना संयोजन के सप्लाई एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जो है वो स्थानांतरित हो जाती है।
और ये सब जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हो पाती है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा यहां पर ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंगों का बिना संयोजन व स्पर्श के बिना ही वैद्युतिक ऊर्जा एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये बात आपको विशेष यहां पर ध्यान रखनी थी। एक तो कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी को बिल्कुल पास पास ही रखो। प्राइमरी का जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र में रखना है अपने को। तो क्षेत्र में रखना है, ना तो कोई स्पर्श कराने की जरूरत है उनको, ना ही उनका कोई ऐसे कोई वैद्युतिक कनेक्शन होने वाला है, ना ही कोई एक दूसरे के ऊपर अपने को लपेटनी है उनको। तो आपको तो यहाँ पर विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि बिना स्पर्श के और बिना संयोजन के जो है वो ट्रांसमिशन क्रिया के द्वारा जो है वो स्थानांतरण हो जाता है, या फिर मैं एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वैद्युतिक ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। और मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूं, इस प्रकार का वैद्युतिक स्थानांतरण इस प्रकार का वैद्युतिक स्थानांतरण ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया, इसको अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया कहलाता है। इस प्रकार का वैद्युतिक स्थानांतरण ट्रांसमिशन क्रिया कहलाता है। यानी कि ट्रांसमिशन क्रिया क्या कहलाती है कि आपने यहां पर जो है वो ऐसी प्रकार की सप्लाई दी, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बना, सेकेंडरी का छेदन हुआ और सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा हो गया बिना स्पर्श के, बिना किसी संयोजन के। तो इस एक परिपथ से दूसरे परिपथ में इस प्रकार से जो विद्युत का जो स्थानांतरण हुआ वो स्थानांतरण ट्रांसमिशन क्रिया कहलाती है, ट्रांसमिशन प्रक्रिया कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा यहां पर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है उसमें इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ट्रांसफार्मर जो है वो एसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा, डीसी पर कार्य नहीं करेगा। तो यहां पर मैं नोट के रूप में लिख देता हूं, कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पर ही कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं। यदि डीसी दोगे आप तो ये जल भी सकता है, पता होना चाहिए आप सबको, क्योंकि अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर कि ट्रांसफार्मर के लाभ क्या है अपने को, ट्रांसफार्मर के अपने को लाभ क्या है। तो यहां ट्रांसफार्मर के अपन एडवांटेज देखते हैं, लाभ देखते हैं। ट्रांसफार्मर के लाभ, एडवांटेज, सबसे पहला जो लाभ है दोस्तों वो है कि इसमें कोई भी सचल प्रकार का पुर्जा नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सचल पुर्जा नहीं है, कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं है। इसलिए यहां पर जो है वो यांत्रिक क्षतियों के रूप में जो वैद्युतिक शक्ति का जो लॉस होता है, वैद्युतिक शक्ति का जो लॉस होता है वो लॉस यहां पर नहीं होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ट्रांसफार्मर में
ट्रांसफॉर्मर में किसी प्रकार का कोई सचल पुर्जा नहीं है। ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई सचल पुर्जा नहीं है। और सचल पुर्जा नहीं होने के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, यहां अनुरक्षण की और देखभाल की विशेष जो है अपने को जरूरत नहीं है। तो मैं यहां लिखूंगा जिसके कारण विशेष देखभाल व अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई सचल पुर्जा नहीं है, कोई घूमने वाला भाग नहीं है। तो ना तो कोई तुम्हारे को घूमने वाला भाग नहीं है, तो ना तो कोई बेरिंग देखने हैं, ना कोई कार्बन बुश वगैरह देखने हैं, ना कोई कनेक्शनों को अपने को ढीले हो गए हैं ये देखना है। तो जाहिर सी बात है विशेष देखभाल की जरूरत नहीं है। अनुरक्षण जो है वो भी इसका क्या है, न के बराबर अनुरक्षण करना है। तो ये आपका जो है वो पहला लाभ है इसके लिए। दूसरा लाभ जो है मैं बात करना चाहूंगा यहां पर, दूसरे लाभ की बात करते हैं कि ये स्थितिक प्रकार का होने के कारण, क्योंकि इसमें कोई सचल पुर्जा नहीं होता है, ये स्थितिक प्रकार का होने के कारण इसमें जो लॉस होते हैं यांत्रिक लॉस वो क्या है, न के बराबर है, होंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी दक्षता जो है अपने को बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो यहां पर मैं दूसरे पॉइंट में लिखूंगा कि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का सचल पुर्जा नहीं है, अर्थात यह स्थैतिक युक्ति है, मशीन है, इसलिए इसकी दक्षता 90 से 98% तक होती है, क्योंकि यांत्रिक लॉस नहीं होते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको यहां पर समझना होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई सचल प्रकार का पुर्जा नहीं है, कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं है, ये एक स्थैतिक युक्ति है, इसलिए घूमने वाला कोई पुर्जा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसकी दक्षता जो है वो 90 से 98% तक होगी। और 90 से 98% तक इसलिए होगी क्योंकि इसमें यांत्रिक लॉस के रूप में जो वैद्युतिक ऊर्जा का लॉस हो रहा था वो नहीं हो रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का कोई सचल पुर्जा नहीं है। अगली बात का आप ध्यान रखें, यहां पर अगली हम बात करते हैं जिसमें बताते हैं कि अति उच्च वोल्टेज पर भी ट्रांसफार्मर कार्य कर सकता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 1,32,000 वोल्टेज पे काम कर सके, 2,20,000 वोल्टेज पे काम कर सके, 4,40,000 वोल्टेज पे काम कर सके, 7,65,000 वोल्टेज पे काम कर सके। जाहिर सी बात है इतने अधिक वोल्टेज पर संतोषजनक कार्य करने वाली कोई भी मशीन अपने पास में नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ट्रांसफार्मर अति उच्च वोल्टेज पर सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। जैसे 1,32,000 वोल्टेज यानी 132 kV
220 केवी, 440 केवी, 720 केवी, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। इन सब वोल्टेज पे काम करने वाला होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अलावा कोई ऐसी मशीन नहीं है जो 1,32,000 वोल्टेज पे डायरेक्ट चल रही हो, या 440 वोल्टेज के ऊपर, 440 केवी वोल्टेज के ऊपर डायरेक्ट चल रही हो। इसीलिए अपन तीसरा जो लाभ पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का, वो ये पढ़ते हैं कि यह अति उच्च वोल्टेज पर सामान्य रूप से भी कार्य कर सकता है। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे यहां पर अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, आपका टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफार्मर के लाभ। और ट्रांसफार्मर के लाभ जो हैं उसमें आप पढ़ रहे हैं चौथा पॉइंट। और चौथे पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर सरलता से वोल्टेज परिवर्तित किया जा सकता है। सरलता से वोल्टेज परिवर्तन का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान दें। ट्रांसफार्मर में सरलता से कम वैद्युतिक सतह पर, सरलता से कम वैद्युतिक सतह पर वोल्टेज का परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको मान लो स्टेप अप करना है या फिर स्टेप डाउन करना है, तो सीधी सी बात है, यहां पर आपके पास में कोई ट्रांसफार्मर की कोर होगी, यहां पर भी आपके पास में कोई ट्रांसफार्मर की कोर है, और उसके ऊपर आपने वाइंडिंग लपेट रखी है, एक साइड में प्राइमरी कर रखी है। स्टेप अप की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है प्राइमरी से सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे ही मैं बात करूं यहां पर, तो स्टेप डाउन की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है प्राइमरी में जो है टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें टर्नों की संख्या कम होगी। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही कम वैद्युतिक खर्च पे कर सकते हो। यही कार्य जो दोस्तों आपको यदि डीसी पे करना हो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, यदि यही कार्य डीसी पर करना हो, तो डीसी पर आप जब करेंगे तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो तो डीसी पे काम करने वाला है नहीं। आपको स्टेप अप करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर बूस्टर का एमजी सेट लेंगे जो काफी खर्चीला होगा और इतने वोल्टेज जो है वो बूस्ट भी नहीं कर सकता। जितने की ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर सकता है उतना आपका बूस्टर जो है वो बूस्ट भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं बात करना चाहूंगा यहां पर कि स्टेप डाउन की बात करें तो डीसी में आप डाउन करने के लिए जो है वो श्रेणी क्रम में परिवर्तित प्रतिरोधक काम में लेंगे जो वैद्युतिक शक्ति की अनावश्यक खपत करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको डीसी है, मान लो 200 वोल्टेज ही था, इसको आपको 50 वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो आप रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर जो है वो 50 वोल्टेज प्राप्त करेंगे। तो जो 150 वोल्टेज यहाँ पर आप ड्रॉप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैद्युतिक शक्ति की क्या होती रहेगी, खपत होती रहेगी। तो ये कुल मिला के ओवरऑल बात ये हो गई है कि ट्रांसफार्मर सरलता से और बहुत ही कम सतह के ऊपर जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है, मतलब कि सरल वोल्टेज परिवर्तन कर सकता है। तो ये एक ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, अपना चौथा लाभ हो गया है। और अपन पांचवा लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफार्मर के लाभ, और ट्रांसफार्मर के जो लाभ हैं उनमें आप अगला लाभ जो पढ़ रहे हैं, पांचवा जो लाभ पढ़ रहे हैं वो है आपका कि पारेषण लाइनें हैं उनमें वैद्युतिक शक्ति की जो खपत होती है दोस्तों वो बहुत ही कम हो जाती है ट्रांसफार्मर के कारण। जैसे यहां पर पहले मैं लिख देता हूं कि ट्रांसफार्मर के उपयोग से
पारेषण लाइनों में लागत कम हो जाती है। पारेषण लाइनों में लागत कम हो जाती है। कैसे? मान लो यहां पर से कोई लाइन जा रही है, एक लाइन यहां से, ये पोल लगे हुए हैं, इस प्रकार से जा रही है, इनके ऊपर जो है वो इंसुलेटर लगे हुए हैं, यहां पर ये सब इंसुलेटर लगे हुए हैं, और इन इंसुलेटरों के ऊपर जो है वो लाइन जा रही है। एक में फेज तार जो है वो नीले रंग से भेज देता हूं, और दूसरा जो है हमें न्यूट्रल वाला तार जो है वो किसी अन्य कलर से भेज देता हूं। मान लीजिए ये कोई लाइन जा रही है। बात को समझे दोस्तों, आपने क्या किया, आपने ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर दिया वोल्टेज को। आपने पढ़ा भी था कि जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होते हैं उनमें करंट जो होता है वो स्टेप डाउन हो जाता है। यानी आपने वोल्टेज जो है वो स्टेप अप करे, वोल्टेज आपने स्टेप अप करी और करंट क्या हो गई है, स्टेप डाउन हो गई है। तो जब करंट स्टेप डाउन हो गई है, यानी कि कम जब करंट प्रवाहित होगी, तो जाहिर सी बात है कम करंट पे आप पतले तार यूज कर सकते हैं, और जब पतले तार यूज करेंगे तो झोल जो होगा झोल कम आएगा, जिससे स्पेन बढ़ा सकते हो पोलों के बीच में, और पोलों के बीच में दोस्तों स्पेन जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आप यहां पर पोल हटा सकते हैं, क्रॉस बार भी आपको जरूरत नहीं होगी, इंसुलेटरों की आपको जरूरत नहीं होगी, इंसुलेटरों की भी आपको जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर एक पोल की बचत हो गई है। यहां पर स्पेन बढ़ने से लिखूंगा मैं यहां पर कि दो खंभों के बीच दूरी यानी कि स्पेन बढ़ गया है, और स्पेन बढ़ने से यहां पर आपको पता है कि पोल की बचत हो गई है, क्रॉस बार की बचत हो गई है, इंसुलेटरों की बचत हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों आप सबको पता है कि यहां पर ये खर्चा जो है वो कम होगा, और खर्चा कम होगा तो अपन कह सकते हैं कि लागत जो आएगी वो क्या आएगी, कम हो जाती है। कब? पारेषण लाइनों के ऊपर। और ये सब संभव हो पाई है ट्रांसफार्मर के कारण, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं होता तो स्टेप अप नहीं होता वोल्टेज, और वोल्टेज स्टेप अप नहीं होता तो करंट स्टेप डाउन नहीं होती, करंट स्टेप डाउन नहीं होती तो जाहिर सी बात अपने को मोटे तार लगाने होते, और मोटे तार लगाने होते तो कॉपर की खपत ज्यादा होती। साथ में यहाँ पर पोल पास पास में लगाने पड़ते हैं, तो पोल पास पास में लगाने पड़ते, पोल का खर्चा बढ़ता, क्रॉस बार जो है वो खर्चा बढ़ता, इंसुलेटरों का खर्चा बढ़ता, यहाँ पर होने वाली जो मजदूरी है वो बढ़ जाती। तो जाहिर सी बात है ऐसे में ओवरऑल जो है वो लागत ज्यादा आती। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर ने जो है वो स्टेप अप करके और करंट को स्टेप डाउन करके और लागत को जो है वो बेहद कम कर दिया है। तो ये एक तरह से अपने लिए क्या है, लाभ है। तो ये था ट्रांसफार्मर का पांचवा लाभ। ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक और लाभ बताना चाहूंगा, ट्रांसफार्मर का छठा लाभ। यहां लिखेंगे आप, आपके चल रहे हैं ट्रांसफार्मर के लाभ, ट्रांसफार्मर के लाभ। और ट्रांसफार्मर के लाभ जो है उनमें आप पढ़ने वाले हैं कि पारेषण लाइनों में जो वोल्टेज ह्रास होता है, लिखूंगा यहां पर पहले मैं छठा लाभ जो है लिखना चाहूंगा, पारेषण लाइनों में
होने वाले वोल्टेज ह्रास या वोल्टेज ड्रॉप कह सकता हूं मैं, वोल्टेज ड्रॉप कह सकता हूं। पारेषण लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति सरलता से की जा सकती है, जबकि यही कार्य डीसी पर बूस्टर के द्वारा, यानी बूस्टर यहां पर एमजी सेट लगेगा, के द्वारा अधिक खर्च के साथ संभव है। बिल्कुल दोस्तों, मान लो कोई लाइन आ रही है, पारेषण लाइन आ रही है, इस प्रकार से जो है यहां पर इंसुलेटर लगे हुए हैं और ये जो है कोई पारेषण लाइन आ रही है। अब इसके अंदर मान लो यहां पर आपने 200 वोल्टेज दिया डीसी का और यहां पर आपको जो है वो 160 वोल्टेज ही मिला डीसी का। अब 40 वोल्टेज की जो कमी हो गई है, इस कमी को जो है आप किसके द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं? बूस्टर के द्वारा। जबकि एसी के अंदर यदि ऐसा होता, मान लो आपके पास में यहां एसी के वोल्टेज होते 200 और यहां पर जो है आपके पास में 160 वोल्टेज एसी के वोल्टेज पहुंचते, तो 40 वोल्टेज की जो कमी है उस कमी को पूरा कौन करता? ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यहां पर ट्रांसफार्मर जो है वो 40 वोल्टेज की कमी को बहुत ही कम खर्च के साथ में कंप्लीट कर सकता है, जबकि यही कार्य बूस्टर से करना होता है तो एमजी सेट काफी महंगा पड़ता है। तो ये भी एक अपने लिए क्या है? फायदा है। तो ये भी एक ट्रांसफार्मर का दोस्तों क्या है? लाभ है। दोस्तों आज अपन ने ट्रांसफार्मर का एक सामान्य परिचय पढ़ा है और साथ ही जो है यहाँ पर इसके सिद्धांत क्या है, इसके अलावा आपने पढ़ा यहाँ पर कि संरचना कैसी होती है और ट्रांसफार्मर जो है उसकी कार्य प्रणाली क्या है और ट्रांसफार्मर के लाभ क्या है। दोस्तों अगली नई क्लास जो होगी अपनी, वो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण को लेकर के हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।